नमस्कार मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र की इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, यूरोप के बारे में हम यह व्याख्यान श्रृंखला चला रहे हैं और पिछले व्याख्यान में जो आपने सुना कि लंदन की क्या स्थिति थी विक्टोरियन एरा में, यह श्रृंखला थोड़ी लंबी। ये जो विषय है लंदन की स्थिति और विक्टोरियन एरा में, विक्टोरियन एरा अर्थात 18वीं शताब्दी यानी 1701 से लेकर 1799 तक, यह जो 100 वर्ष का काल है लगभग, तो यह बड़ा ही उथल पुथल का काल है। हम लोग उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और उनके विकास की अवस्था के रूप में देखते हैं। तो उस विकास के काल खंड में जिस समय हम देख रहे हैं कि यूरोप विकास कर रहा है, लंदन विकास कर रहा है, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, यह जो वहां के इतिहासकारों ने दर्ज किए हैं, वहां के प्रत्यक्ष दर्शियों ने दर्ज की है, जो लिखा है, हम उसके आधार पर वहां का एक चित्र सामने में रख रहे हैं। यह चित्र उससे भिन्न हो सकता है जो अभी तक हमने महाविद्यालयों में या विद्यालयों में पढ़ा है। यह चित्र उससे भी भिन्न हो सकता है जो हमने सुना है अपने बहुत सारे अलग अलग लोगों के मुख से। लेकिन यह चित्र यथार्थ चित्र है। उस यथार्थ चित्र को प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया। उनका परिचय कोई नया नहीं है, क्योंकि इस पर हमारे चैनल पे उनके व्याख्यान एक श्रृंखलाबद्ध रूप में होते रहे हैं, इसलिए मैं उनके परिचय में ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं सीधे सीधे आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को कि वो आज का व्याख्यान प्रारंभ करें। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया। नमस्कार जी। विक्टोरियन एरा 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी है। इसमें विक्टोरिया के पहले के 10-15 साल और बाद के 10-15 साल, और इसको खत्म मानते हैं जहां तक मुझे ध्यान है 1911, यानी पहली लड़ाई जो शुरू होती है 1914 वो। तो ये एकदम अल्ट्रा मॉडर्न एरा है। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी शुरू तो होता है 1800 कुछ से, लेकिन ये इसको 3 को मान लेते हैं, विक्टोरिया के पहले वाले को और विक्टोरिया के बाद वाले को। 10-10, 12-12 साल के 2 राजा है। तो ये 18वीं शताब्दी की नहीं बात कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी की। 1760 में इनका तथाकथित इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है। 1760 में, और धर्मपाल जी जैसे महानुभावों के अनुसार भारत में इनका राज्य वाज्य हो चुका है। और बड़े बड़े महान इतिहासज्ञ बनने वाले मूर्ख लोगों के अनुसार कोई 500 साल का राज्य चल रहा है। तो हम उस विक्टोरियन एरा की बात कर रहे हैं जब विक्टोरिया शासन कर रही है, और उसके बाद का 1911 तक का है। और इसमें तो ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं 1833, 1836, एकदम 19th सेंचुरी की हम बात कर। तो हम लोगों ने कल जो पहला अध्याय देखा था इस पुस्तक से, तो पहले अध्याय में प्रोस्टिट्यूट्स आई थी, ये आगे फिर आएंगी। अब दूसरा अध्याय इनका आ रहा है, थीव्स एंड स्विंडलर्स। इसके लेखक हैं जॉन बिनी। जॉन बिनी मतलब जो जॉन बिनी नाम है, लेखक इस अर्थ में कि ये लोगों से इंटरव्यू करते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, क्योंकि ये पूरी पुस्तक फर्स्ट हैंड अकाउंट पर है। थीव्स एंड स्विंडलर्स में भी प्रोस्टिट्यूट थीव्स भी आएंगी। फिर बेगर्स एंड चीट्स आएगा, तीसरा अध्याय। 3 अध्याय हैं। तो पहला हम लोगों ने कल किया, आज प्रयास करूंगी दूसरा तीसरा अध्याय ले लूं। फिर उससे भी ज्यादा मजेदार, अविश्वसनीय और मास्टर पीट लेने को मन करता है कि ऐसी पुस्तकें कब से छपी हुई उपलब्ध है, लेकिन कहीं कुछ करेक्शन करने की जरूरत लोगों को नहीं पड़ती है। उनमें भारतीय प्रमुखता से शामिल है। तो थीव्स एंड स्विंडलर्स, तो ये कह रहे हैं, ये पृष्ठ संख्या 109, थाउजेंड्स ऑफ आवर फेलॉन्स। फेलॉन्स हुआ अपराधी किस्म के लोग, हजारों अपराधी किस्म के लोग आर ट्रेड फ्रॉम देयर इन्फेंसी इन द बूजम ऑफ क्राइम। अपराध की गोद में अपने शैशवावस्था से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। ऐसा नहीं है कि अचानक कोई चोर स्वभाव से चोर है, उचक्का है, लंपट है, या परिस्थिति बस बन गया ना। लंदन में
19वीं सेंचुरी में जब ये दुनिया के मास्टर हैं, सिविलाइजेशन मिशन पे लेके चल रहे हैं, तो ये रूलिंग क्लास के हजारों हजारों अपराधी किस्म के बच्चे अपराध की गोद में ट्रेन किए जाते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे फिल्म आते थे जिसमें कोई बदमाश सा लफंगा, लंबा चौड़ा, खूब लंबा चौड़ा, थोड़ा खूंखार मुख का आदमी छोटे छोटे बच्चों से भिक्षावृत्ति कराता था। ऐसी कई फिल्म थी। किसी का टांग तोड़ देता था, किसी का हाथ तोड़ देता था, किसी की आंख फोड़ देता था, कई बार तोड़ता फोड़ता नहीं था वो। तो उस समय भी मुझे याद है, कोई 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जब ये फिल्म देखती थी, बड़ा अजीब लगता था। क्योंकि भारतीय समाज में ऐसा होता होगा कि जो कुछ पढ़ा था, देखा था, समझा था, अनुभव किया था, उसमें फिट नहीं बैठता था। लेकिन तब तक ये पुस्तक तो नहीं पढ़ी थी, या इसी के जैसे अन्य पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, और ये पता ही नहीं था कि ये मामला तो पूरे यूरोप का है। अभी मैं इंग्लैंड और लंदन के बारे में बता रही हूँ। ये कोई यहाँ की खूबी नहीं है, ये पूरे यूरोप का मामला है। और जो यूरोपियन, ब्रिटिश, हॉलीवुड की फिल्म्स में दिखाया जाता था, उसी का नकल ना हमारे बम्बैया फिल्म में शक्ल सूरत सेटिंग बदल देते हैं। जैसे कैबरे डांस, और डांस के बहुत से प्रकार, जो पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी पर आधारित है और ब्रिटिश फिल्मों और हॉलीवुड फिल्मों पर है। जैसे आप लोगों को याद होगा, अगर देखा होगा, कि हेलन बिंदु कई थी डांस करने वाली, उनके गले में एक लोहे का पड़ा हुआ है, हाथ पांव में लोहे की जंजीरें हैं, और वो अकेले नाच रही है, कुछ मृत्यु का सा डांस नृत्य कर रही है, और 10, 15, 20 आदमी उसके ऊपर झपट के आक्रामक ढंग की मुद्राएं कर रहे हैं। तो ऐसे नृत्य का भारतीय परिवेश से तो कहीं कोई लेना ही देना नहीं था। तो वो नृत्य तो मेरी समझ में आ जाता था, कि क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र में से, ये बहुत कम उम्र से तो नहीं, 38 साल की थी मैं, उसके बाद मैंने वो किताब पढ़ी थी, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू वुमेन, पहली बार जब इंग्लैंड गई। तो उसको जानने के कारण उसको तो लोकेट कर लेती थी, लेकिन ये तो अब समझ में आया कि ये भी पूरा मामला वहां का अपना मामला था। A large proportion of them are born in the homes of habitual thieves and other persons of bad character. ट्रेनिंग तो होती ही थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पेशेवर क्रिमिनल थे। और पेशेवर क्रिमिनल का बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को बताया था, जो चौथा भाषण हुआ था, आज का छठवां भाषण है। चौथे भाषण में मैंने पुअर लॉज, कॉर्न लॉज, रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट पुस्तक से बताया था कि किस भयंकर दर्जे की गरीबी है, अविश्वसनीय गरीबी है। उस गरीब, इसमें भी वर्णन आएगा, ज्यादातर चोरियां दुकान से सामान उठाने का है, और उन चोरियों की कितनी भयंकर सजा है। कोड़ों से मार पीटना, वो बैलगाड़ी तो थी नहीं उनके यहाँ, घोड़े गाड़ी के पीछे बांध के घसीटना, लोहे से दागना, ये सारा वर्णन आएगा। और ये कौन इंग्लैंड कर रहा है, जिसको कह रहे हैं जिसके राज्य में सूरज नहीं डूब रहा है, वो स्वयं अपने नागरिकों के साथ कर रहा है। तो भैया तुम्हारा कैसा तो एम्पायर था, और कैसा तो इंपीरियलिज्म था। ये साम्राज्यवाद स्वयं में कितना खोखला है, और हमारे चित्त में जो छवियां है वो कितनी, अभी उस पर भी बात करेंगे। एक पुस्तक है मेरे हाथ में आज, उससे भी मैं बताऊंगी ये कैसे क्रिएटेड छवियां हैं, माने गढ़ी हुई छवियां हैं, जानबूझकर, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। ये दूसरी पुस्तक जो मेरे हाथ में है, इसमें इसका डिटेल दिया हुआ है, क्यों इन छवियों को काटा नहीं गया सारे तथ्यों के उपस्थित होने के बाद। तो कह रहा है, a large portion of them are born in the homes of habitual thieves and other persons of bad character. उन्हीं के घर में जो पेशेवर हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से वहीं पर जन्म ले रहे हैं,
and are familiarized with vice from their earliest year. और छोटे नन्हे हैं तभी से चोरी करना सीख लेते हैं. Frequently the first words they list are oaths and curses. उनके मुंह से, उन नन्हे नन्हे शिशुओं के मुंह से अभी भी दया आ रही है. कैसी भयंकर दुर्दांत गरीबी होगी जिसमें जो पहले शब्द उनके मुंह से आ रहे हैं, कोई हम लोग क्या समझेंगे ओथ्स एंड कर्सेस का. ओथ्स मतलब किसी संत महात्मा, उनका संत भी तो उसी ग्रेड का है, हत्यारा है, लुटेरा है, बलात्कारी है. तो उनके नाम का शपथ लेके, कर्स मतलब बार बार दूसरों को श्राप देना. ये ओथ और कर्स हम लोग की तरफ का नहीं, और ये श्राप भी नहीं है, ये बहुत दूसरे तरह की गालियां हैं. अगर रुचि होगी तो इनके इन ओथ्स और कर्सेस पर भी एक पुस्तक है मेरे पास, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, वो मैं पढ़ के किसी दिन थोड़ा एक टुकड़ा सुनाऊं. अब देखिए, मेनी ऑफ देम, कौन? ये नन्हे नन्हे शिशु जिनको क्या बता रहे हैं? अपराधी. कैसे अपराधी? थीव्स एंड स्विंडलर. मेनी ऑफ देम are often carried to the beer shop or gin palace on the breast of birthless drunken mothers, while others, clothed in rags, run at the heels or hang by the skirts of their petticoat. क्या कह रहा है? ये बच्चे जब दुधमुहे हैं, जन्मे, ये तो भाषा ही नहीं है, भाषा तो हम भारत वालों की है, अपने ऑपरेशंस के प्रति भी दया है. ये वर्थलेस औरतें, इनको कोई गोदी में टांग रखी है, कोई उसके पेटीकोट के पकड़ के लटक रहा है, कोई पीछे पीछे भाग रहा है. उनके साथ ये कहाँ पहुंच रहे हैं? ये बियर शॉप में, और जिन भी एक तरह का शराब है, बियर भी एक तरह का हल्का शराब है, उन दुकानों में जा रहे हैं. और कपड़े क्या है? फटे चिथड़े. कल्पना कर सकते हैं, साम्राज्यवादी के शिशु राजधानी में गोरे शिशु चिथड़ों में लपटे हुए हैं. और वो भारत की गर्मी नहीं है, लंदन का भयंकर ठिठुरता ठंड, जहाँ गर्मी में भी अपने लोग से ज्यादा जाड़ा है, और जाड़े में तो जाड़ा है. ये तो नहीं लिख रहा है कि वो चिथड़े जो पहने हुए हैं वो गर्मी के मौसम में, जाड़े में स्वेटर, हैट, जूता, मोजा, ना कुछ नहीं है. अभी चिथड़ों का वर्णन आएगा तो विस्तार से मैं बताऊंगी, इस पुस्तक में आएगा. चिथड़ों का प्रकार, घिनघिना के कई दिन तक लोग भोजन न कर पाए. चिथड़े हैं तो कैसे चिथड़े हैं? ऐसे एक चीज बता दूं, बराक ओबामा, इसका नाम सब लोग जानते हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अभी 21वीं शताब्दी में है, मोदी जी के समय भी प्रेसिडेंट है. इनकी एक ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा आई है, जिसमें ये लिख रहे हैं कि जब ये कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो इनका कोट ऐसे बदबू करता है जैसे सुअर बार बार आएगा. अब बराक ओबामा कौन है? एक मिडिल क्लास अमेरिकन नाना नानी इनके अमेरिकन है, मिडिल क्लास है. माँ भी अमेरिकन है, मिडिल क्लास है. पिता अफ्रीकन है, जो अमेरिका पढ़ने आए थे लेकिन बाद में अफ्रीका रह गए, और माँ ने बाद में किसी इंडोनेशिया या मलेशिया से विवाह किया. तो 20वीं शताब्दी के आखिर में 1980 के आसपास की ये कहानी होगी, जब ये 20-22-25 साल के. इनका कोट सुअर की तरह बदबू करता है. बराक ओबामा की बायोग्राफी है. तो बदबू, अंधेरा और गंदगी, घिनघिनाती गंदगी यूरोपियंस का लक्षण है, केवल लंदन का नहीं. फिर वही पेज 109. There are thousands of neglected children loitering about the low neighborhood of the metropolis. लंदन में हजारों उपेक्षित ये बच्चे भटक रहे हैं इधर उधर सड़कों पर, begging and stealing for their daily bread. अपनी क्षुधा मिटाने के लिए या तो भीख मांगते हुए और या
भीख मांगते हुए या चुराते हुए। मैं रविशंकर जी से निवेदन करूंगी, वो बहुत गूगल में फोटो खींच लेते हैं, विक्टोरियन इंग्लैंड में इस तरह के जो चित्र उपलब्ध हों गूगल पर, उसको निकाल कर इसके साथ लगाएं। दे आर टू बी फाउंड इन वेस्टमिनिस्टर, व्हाइट चैपल, ये लंदन के अलग अलग इलाके हैं, शोरेडिच, सेंट गाइल्स, न्यूकट, लैम्बेथ, बरो एंड अदर लोकेलिटी, सब क्षेत्र में मिल रहे हैं। Hundreds of them may be seen leaving their parents' home and low lodging house every morning, sailing forth in search of. सैकड़ों रोज देखे जा सकते हैं जहां कोई जगह पड़े हुए हैं छोटे छोटे लॉजिंग हाउसेस में या अपने घर में, रोज सवेरे निकल पड़ते हैं भोजन की तलाश में। दे आर फ्लटरिंग इन रैक्स, चीथड़ों में घूम रहे हैं, इन द मोस्ट मोटली अटायर, मोटली मतलब जो दीमक खाया हुआ सा अटायर, कहा उस भयंकर ठंड में, उस भयंकर ठंड में चीथड़ों में जा रहे हैं। सम आर ऑर्फन्स, काफी तो अनाथ हैं, एंड हैव नो वन टू केयर फॉर देम, अनाथ है 19वीं शताब्दी विक्टोरियन इंग्लैंड में, और उनको कोई देखने भालने वाला नहीं। और ये दुनिया का राजा है, राजधानी में अपने गोरे शिशुओं को देखने वाले नहीं। अभी आगे आएगा कितनी बुरी तरह इनको मारते हैं। वैसे हमारी एक पुस्तक है समृद्धि कभी अहिंसक भी हो सकती है, इसमें कार्ल मार्क्स के हवाले से मिश्र जी ने विस्तार से डिस्क्रिप्शन दिया है, विस्तार से दिया है। बच्चों के साथ जो इल ट्रीटमेंट होता है 18th-19th सेंचुरी, संपूर्ण यूरोप में है, लेकिन वर्णन इंग्लैंड और लंदन का ज्यादा है। हाँ, कई बार तो उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता उनको घर से निकालते हैं कि निकलो भिक्षा मांगो या चुराओ अपना, तो पेट भरने के लिए, और पेट कभी नहीं भरता है। लंदन में आधे से ज्यादा लोगों का, या हम कहें, अब वो सब डाटा आएगा, यूरोप में आधा से ज्यादा लोगों का पेट नहीं भरता है 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आंकड़े पढ़े विस्तार से आप, तो जिस तरह साधारण भोजन की राशनिंग है वो बताएगा ये भूखे लोग। उनके यहाँ बार बार वर्णन आएगा, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी सूप किचन की, अपने यहाँ तो कोरोना में मोदी जी ने, और हम लोग दुनिया पर शासन तो नहीं कर रहे हैं, हम तो एक सो कॉल्ड शासन से मुक्ति पाकर अभी डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में है। 80 करोड़ लोगों को भोजन उनके घर जाके पहुंचा दिया, और 21वीं शताब्दी में भी इनके यहाँ ऐसे लोगों के लिए सूप किचन है। सूप किचन वो वाला नहीं है जो हम लोग होटल में पीते हैं, एक पानी का सा पतला सा कोई चीज जिसमें साफ कूड़ा। सूप पर भी मैं पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, जब मैं आपको इस पुस्तक से बताऊंगी फूड इन हिस्ट्री, कि सूप क्या बला है, क्या इसका ओरिजिन है, कहाँ से आया वो। और एक स्लाइस टुकड़ा जो मनुष्य को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त है, जिंदा रखना इन स्केलेटन फॉर्म, सर्वाइवल फॉर्म, स्वस्थ मजबूत रखने के लिए नहीं। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में आधे से ज्यादा यूरोप भूखा है। पुराना नहीं, अभी मिडिवल टाइम में नहीं जा रही, एकदम वर्तमान में जब ये दुनिया पर शासन कर रहा है। मेरा भाषण सुनने में जो थोड़ा इन विषयों में रुचि लें, वो जरा गूगल करें और दुनिया भर का जो साइट्स में इंफॉर्मेशन होता है उसको निकालें, तो उनको वैसे ऐसे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो मुझे भी ना पता। हाँ, ये जो बच्चे हैं इनमें से ज्यादातर किसी स्कूल की शक्ल नहीं देखे, पेज 110 से बोल रही हूँ। इनमें से अधिकांश, मेनी ऑफ देम, कौन, चोर और भिखारी ये बच्चे, मेनी ऑफ देम आर हंग्री एंड हैव नो फूड टू ईट, कोई भोजन नहीं है खाने को जो मैंने बताया, नो मनी टू परचेज इट,
इसलिए दे रेडिली स्टील व्हेन दे फाइंड अ सुटेबल अपॉर्चुनिटी। ज्यादातर चोरियां भोजन की चोरियां हैं और छोटे मोटे जीवन की आवश्यकता। These little ragged thieves, फटे मैले कुचेले कपड़े, और इसका कहीं फोटोग्राफ आपको मिले गूगल से ढूंढिएगा तो ऐसा फटे हाल, गंदा, काला, कालिख में भरा हुआ 18वीं 19वीं 18वीं तो 1760 उतना भी 19वीं शताब्दी का यूरोप यानी विक्टोरियन इंग्लैंड खास करके काला है। और इंडस्ट्रियल जो टाउन्स हैं वो लिटरली काले हैं। आदमी काला, मकान काला, सड़क काला, पेड़ काला, काहे से? चिमनी से जो धुआं निकल रहा है उससे काले। उनकी तस्वीरों को देखिएगा, विश्वास नहीं होगा। कायदे से तो ऐसे चीजों में, इसमें भी देखिए कुछ फोटो है इन औरतों की और आदमियों की। ये देखिए एक फोटो, ये लंदन है, भारत पर राज करने वाला। ऐसे सैकड़ों फोटो होंगे, सैकड़ों चित्र होंगे। ऐसी किताबों में तो छपना चाहिए था ना, लेकिन ऐसी किताबों में अगर लेखक खोज के भी दे देता तो छापा नहीं जाता। क्यों? वो हम अगली पुस्तक से बताएंगे। ये जो बच्चे हैं, amid the busy crowds, many of them are to be seen sitting in groups on the pavement of or loitering about in good humor and merriment. ये लंदन की सड़कों पर झुंड में बैठे हुए मस्ती कर रहे हैं। कैसे? गंदे भद्दे चिथड़े में लपटे हुए। दी जुवेनाइल थी, ये जो किशोरावस्था के चोर हैं। in this manner thousands of our felons, मतलब हैबिचुअल क्रिमिनल है, इतने 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 16 18 18 20 के आते आते तो भयंकर क्रिमिनल, ये खूनी खूंखार हो जाएंगे। अभी चोर उड़ हैं। In this manner, thousands of our felons are trained to be expert and daring in crime. Crime में एकदम साहसी हैं, and are frequently tried and convicted before the police. ये उस देश की कहानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ भारतीय अर्थ में न राजा है न राज्य है। राजा जो प्रजा वत्सल है, समस्त प्रजा जिसके लिए संतान के समान है। जहाँ राजा और राज्य का संपूर्ण एपरेटस धर्मदंड से शासित है, और राजदंड धर्मदंड की स्थापना के लिए है, उसको सुस्थिर रखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल और कुरान जब आप पढ़ेंगे तो जो जानकार लोग पढ़ेंगे तो उनको ध्यान में आएगा, राज्यकर्ता, राज्य का संपूर्ण मशीनरी एपरेटस, ये पूरी तरह बाइबल और कुरान में अनुपस्थित है। महाभारत में अभी पढ़ रही थी अपने जम्बू टॉक के लिए, कुछ दिन पहले वो वर्णन आया था। देवर्षि नारद कौन है? जो सदा श्री हरि के जाप में लिप्त हैं, लगे हुए हैं, नारायण नारायण नारायण। वो स्वेच्छा से आते हैं महाराज युधिष्ठिर की राज्यसभा में, और प्रश्नों के द्वारा, ये प्रथम खंड में है जो गीता प्रेस से पब्लिश्ड है महाभारत, तो वहां आते हैं और प्रश्नों के द्वारा राजा और राज्य मंत्री, सेनापति, अमात्य, दुनिया भर का वर्णन है। उससे जो प्रश्न करते हैं उससे पता चलता है राजा और राज्य क्यों होता है। तो वर्तमान भारतीयों ने महाभारत को छोड़कर ये ऐसे इंग्लैंड से डेमोक्रेसी सीख के चला रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जो कहानियां हैं, किस्से हैं, इसलिए कोरोना काल में जब सब कुछ लॉक था, तभी नरेंद्र मोदी को सहज प्रेरणा होती है कि हमारी प्रजा भूखी नहीं रहे, एक एक घर में भोजन जाए। Many of them continued through life to sneak as common thieves. Others become expert pickpocket. साधारण चोर है, पॉकेट मार है,
और जो ये चुराते हैं या बेक करते हैं उससे अपना काम करते हैं। खास बात 111, These common thieves are of both sexes। केवल लड़के नहीं हैं, लड़कियां भी हैं, छोटी छोटी कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, ये भी चोर है, ये भी क्रिमिनल है। एंड ऑफ वेरियस एजेज, इतनी 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 से लेके 16, 18, 20 साल। और ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल इम्बेसिलिटी एंड लो चरित्र का निम्नतम काइयापन इन लड़कों में और लड़कियों में दोनों में भरा हुआ है। फिर बहुत विस्तार है, पॉकेट मारों का विस्तार है। The pickpockets are of various ages and different degrees of proficiency, from the little ragged urchin, ये जो छोटे छोटे हैं, इनमें तरह तरह की कुशलता है। इनमें अब आगे वर्णन पेज 111 है। Many are trained to commit house breaking, इनको ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा, काहे की घर में घुस के चोरी करने की। जब ये 14-15 साल के हो जाते हैं, Boys are occasionally employed to enter through fan lights and windows, खिड़कियों से, रोशनदान से घर के भीतर घुसने की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर ये बता रहा है 3 प्रकार के चोर हैं, और ये कह रहा है कि एक आंकड़ा दे रहा है 1860 का कि करीब 7,000 ओपन प्रोस्टिट्यूट्स और स्ट्रीट वॉकर्स हैं लंदन में, जिनमें करीब 3/4 को आदत है चोरी की। अब इसको छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, काफी सारा छोड़ के। फिर पिक पॉकेट्स के लिए है, द मोस्ट ऑफ दिस क्लास ऑफ थीव्स आर वेल ड्रेस्ड विमेन। अपने यहाँ पॉकेट मार स्त्रियां, अभी हाल में एक आध फिल्मों में दिखाया गया है, हेमा मालिनी को और रानी मुखर्जी को, और एक आध और होंगी जो फिल्म मैंने नहीं देखी। लेकिन साहब आज से 100 साल पहले लंदन में वेल ड्रेस्ड स्त्रियां पॉकेटमारी कर रही हैं, और कभी ये अकेले होती हैं, कभी 2 होती हैं, कभी 3 होती हैं। इनके पास एक छुरी भी होता है पॉकेट को काटने का। फिर मैं बड़ा हिस्सा छोड़ दे रही हूँ। फिर हाईवे रॉबर्स हैं जो सड़कों पर डाका डालते हैं। डाका तो काहे का डालते होंगे, जो थोड़ा बहुत होगा लूटने को डाका डालना कह देते हैं। उसके बाद प्रोस्टिट्यूट थीव्स भी हैं, पेज 244। तेजी से मैं आगे आ गई हूँ। जो प्रोस्टिट्यूशन भी कर रही हैं और चोरी भी कर रही हैं। प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ हे मार्केट, हे मार्केट भूसे का मार्केट है या क्या है, वहां की अलग प्रकार की प्रोस्टिट्यूट है। अब जो खास आ रहा है वो आ रहा है सोल्जर्स विमेन, पेज 258 पर। कह रहे हैं वेस्टमिनिस्टर में, लंदन का एक इलाका है वेस्टमिनिस्टर में, वहां there is only one class of prostitute termed soldiers women who live in Westminster। लेकिन इंग्लैंड जो दुनिया पर राज्य कर रहा है, उसके सैनिकों की हालत सुनिए। ये निहायत गरीब हालत में है ये सैनिक और इनकी वेश्याएं। They live in the greatest poverty, covered with rags and filth। गंदगी, अब गंदगी कैसी है उसका वर्णन इस पुस्तक में जब आएगा तब बताएंगे, अभी हम स्किप करते हैं। They live in the greatest poverty, covered with rags and filth, and many of them covered with horrid sores। ये इंग्लैंड का लेखक कह रहा है कि उनके दोहे में भयंकर घाव है, घाव में पीप, मवाद, पस बह रहा है। और ये ध्यान देखिए कि 1833 19वीं शताब्दी में जब रॉसे चाइल्ड के एक फुंसी का इलाज करने का उपाय नहीं है, तो इन गरीब बेहाल वेश्याओं के इलाज का तो कोई सवाल ही नहीं है। और सिफिलिस नाम की बीमारी कॉमन है।
They live in the greatest poverty, covered with rags and filth, and many of them covered with horrid sores and eruption on their body, arms and legs, presenting in many cases a revolting appearance. यानी मवाद बहते हुए कोढ़ियों की भांति। मुझे ध्यान आ रहा है एक उपन्यास मैंने किसी बंगाली लेखक का पढ़ा था बहुत पहले, जिसमें सिफिलिस रोग से पीड़ित किसी एक व्यक्ति का वर्णन था कि शरीर में जगह जगह घाव हो जाते हैं, वही जैसे कुड़ियों को होते हैं, और उससे मवाद, पस और खून बहता रहता है, ओपन वुंड्स। तो ऐसी लंदन की सड़कों पर घूम रही है। आगे जो बराक ओबामा कह रहा है वो ये भी कह रहे हैं 259 many of them have not the delicacy of females। अब इनको शिकायत हो रहा है कि वो स्त्रियोचित कोमलता नहीं है। अरे जिसका पूरा देह व्रण से भरा हुआ है, घाव से भरा हुआ है, वो मरीज है इलाज के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं लिव एज पिग्स इन अ स्टाई। सुअर जहां रहते हैं उसको स्टाई कहते हैं, तो ये सुअरों की तरह है। राजधानी में स्त्रियां सुअरों की तरह घावों से भरी हुई रह रही हैं, उसको दुनिया का राजा ये तो कह सकते हैं, हम भारतीय भी कह सकते हैं क्या? आई रियली विश कि रविशंकर जी के मार्फत ये भाषण आरएसएस क्वार्टर्स में चला जाए। फिर अगला, दिस इज नॉट एग्जैगरेशन। आगे वो जोड़ रहा है क्योंकि 20वीं शताब्दी में लिख रहा है कि मैं जो कह रहा हूं ये अतिशयोक्ति नहीं है। On the officers of police entering their houses, they often find them in a state of nudity. लंदन की ठंड में जब पुलिस ऐसे घरों में घुसती है तो अक्सर उनको बिना वस्त्र के पाती है। वहां की ठंड में, ये भारत की गरीबी नहीं है। मुझे नहीं ध्यान है भारत में कोढ़ी स्त्रियां भी कभी ऐसी हालत में पाई। और बहुत गंदा वर्णन है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। जिनको पढ़ने का मन हो वो पेज 258 है, सोल्जर्स वुमन, और 259। ऐसी घृणित अवस्था, घृणित दयनीय पिटिएबल अवस्था की स्त्रियों के साथ सहवास करता है दुनिया के राजा का सैनिक। महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, छोड़िए जी किसी को न पढ़िए, हमारे सैनिकों को देखिए। कब के सैनिकों को? अरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जब निश्चित रूप से हम ब्रिटिश, एक विशाल क्षेत्र का भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था। 1857 पढ़िए, भारत का सैनिक अपना भोजन अपने आप बना के खा रहा है। भारत का सैनिक तगड़ा, मजबूत, मूछों पर ताव देता हुआ, किसी का छुआ अन्न नहीं खाता हुआ, और दुनिया का सबसे बहादुर सैनिक है। खैर, अब इसके बाद हम फिर बहुत सा वर्णन छोड़ दे रहे हैं। पेज 260 का वर्णन पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूं। आप लोग स्वयं देख लीजिएगा जिनको रुचि है। फिर 261, it is surprising that any soldier, however poor, who have an ordinary regard to decency, should lie down among such heaps of filthy rags, for less we should expect such base and unmanly conduct from the queen's foot guard। रानी के जो पैदल सैनिक है, रक्षक है, वो ऐसी भयंकर स्थिति में, कूड़े में, कचरे में, नरक में, पीस में, पीप में, रक्त में, उल्टी में, टट्टी में, जो वर्णन हम बोलना नहीं चाह रहे थे, जो इस पुस्तक से हम पढ़ के बताएंगे। रानी के सैनिक स्त्रियों के साथ, ऐसी स्त्रियों के साथ सहवास कर रहे हैं, वेश्यावृत्ति। और ये वर्णन सब छिपा हुआ, ढका हुआ वर्णन। विस्तार का वर्णन अगर देखना है तो कार्ल मार्क्स को पढ़िए, जो लंदन का वर्णन करता है।
या लंदन के इंडस्ट्रियल टाउन्स का वर्णन। लंदन हो गया सिटी, सिटी में छोटे छोटे टाउन जिसको मोहल्ला हम कहते हैं, और इंग्लैंड के बाकी टाउन्स की गंदगी का वर्णन पढ़ना हो तो गूगल पर विस्तार से उपलब्ध। फिर इसको हम छोड़ के जा रहे हैं। फिर सेलर्स वुमन है, यानी नाविकों की। कौन से नाविक? जो महासागरों में जा रहे हैं, जो जा रहे हैं दुनिया पर विजय करने जा रहे हैं, दुनिया से व्यापार करने जा रहे हैं, उनकी जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनका वर्णन ऐसा ही गलीज वर्णन है जिसको मैं छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ। जल्दी से ये किताब में सलटा रही। अब एक आ रहा है, फिर आ रहा है बेगर्स एंड चीट्स के बारे में। कितने प्रकार के बेगर हैं। तो ये कह रहे हैं साहब जो होमर है इनका बड़ा भारी कवि, ये भी जो इमॉर्टल होमर है वो भी एक बेगर है, भिखारी है और ब्लाइंड है। मुझे अभी तक नहीं पता था, पढ़ा तो पहले का, निशान भी पहले का, कि होमर भी भिखमंगा है इनके यहाँ का। एंड वेंट अबाउट सिंगिंग हिज ओन वर्सेस टू एक्साइट चैरिटी। गाना इसलिए गा रहा है कि उसको थोड़ी सी भिक्षा मिल जाए। ये पेज 308 पर दिया है, बेगर्स एंड चीट्स में इनके महाकवि होमर का वर्णन। पेज 309 पर कह रहा है, it would appear that beggars first began to swarm and become troublesome. Swarm माने बाढ़ की भांति भिखमंगे भर गए, तरह तरह की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। शॉर्टली आफ्टर द रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन कहते हैं जब कैथोलिक रिलीजन का रिफॉर्मेशन वो कौन करता है? लूथर। लूथर करता है और प्रोटेस्टेंट आता है। तो कह रहे हैं जी रिफॉर्मेशन के बाद रेनेसा हो गया, रेनेसा के बाद रिफॉर्मेशन होता है और रिफॉर्मेशन के बाद इंग्लैंड में भिखमंगों की बाढ़ आ जाती है। और जगह वर्णन है कि जैसे मक्खियां भिन भिन आती हैं वैसे ये भिखमंगे पूरे लंदन में, पूरे इंग्लैंड में भन भनाते हुए मक्खियों की तरह चारों तरफ नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि मोनेस्ट्रीज वर डिमोलिश्ड एंड रेवेन्यूज कॉन्फिस्केटेड। जो इनके चर्च थे, जो मठ थे, उनको डिमोलिश कर दिया गया। हम लोगों ने तो नहीं सुना है कि चर्च भी डिमोलिश होता है। हम लोगों ने तो नहीं सुना है कि मस्जिद भी तोड़ दी जाती। लेकिन जहां इनका गढ़ है वहां पर तोड़ दी जाती है, उसका सब सामान लूट लिया जाता है। लेकिन भारत सरकार इनसे बढ़कर क्रिश्चियन है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सोनिया गांधी, या इसलिए कि जवाहरलाल नेहरू के पास एक वो माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन। मंदिरों पर टैक्स है, मंदिरों का संपत्ति सरकार ले लेगी, आय सरकार ले लेगी, चर्च नाना। वहां पर भिखमंगे क्यों बढ़ गए? इनका अनुमान है, इनका कहना है, when monasteries were demolished and revenues confiscated। अब सुनिए साहब, ये भिखमंगों की समस्या इतनी भयंकर हो गई। अब ये रिफॉर्मेशन मेरी समझ से 16वीं शताब्दी है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। The evil then became so intolerable that a royal proclamation was issued, especially directed to check the importation of beggars from Ireland। लो साहब, अब एक राजाज्ञा जारी करनी पड़ी कि आयरलैंड से भिखमंगे नहीं आएंगे। मुझे नहीं ध्यान है कि इतने एडिक्ट भारत में पढ़े गए हैं अंग्रेजों के द्वारा, पता नहीं किसके किसके द्वारा। केवल भारत में नहीं, विराट भारत में, सेंट्रल एशिया में इतने एडिक्ट मिले होंगे, उसमें भिखमंगों को लेकर भी एडिक्ट होगा। वहां बाकायदा राजाज्ञा जारी होती है। A proclamation for the speedy rendering away of the Irish beggars out of the kingdom into their own country, and for the suppressing and ordering of rogues and vagabonds according to the laws।
सारे आयरिश लोगों को पकड़ो और उनको उनके देश में भेज दो। किसको? भिकमंगे। भिकमंगे की भी कई वैरायटी है, मुझे एक की वैरायटी पता है। लेकिन मल्टीट्यूड ऑफ इंग्लिश रोक्स एंड बेगा बाउंड्स, मैंने अब चौथे भाषण में पढ़ के सुनाया था रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट में, कि कितने कानून पास करने पड़े थे, इनको मारते कूटते कोड़ों से लहलाते, अभी उस पर आएंगे हम लोग। लेकिन कहीं कुछ सुधार नहीं हुआ। और जब इस किताब को पढ़ के सुनाएंगे, भारतवर्ष में गोरे भिकमंगे कब? 19वीं और 20वीं शताब्दी। कहाँ से कथा शुरू हो रही है? रिफॉर्मेशन के बाद। भिकमंगे सदा से हैं, लेकिन रिफॉर्मेशन के बाद मक्खी की तरह भिनभिनाने लग गए, इतना कठिन हो गया। और भिकमंगे भाग भाग के भारत चले आए। और भारत में हम लोग किस प्रकार भिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ का वॉइसरॉय एक अपील निकालता है कि भिकमंगों की व्यवस्था करने के लिए स्टेट के पास पैसा नहीं। कौन स्टेट? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद वाला वो क्वीन विक्टोरिया वाला, जो कह रहा है हम दुनिया पर शासन कर रहे हैं, भारत पर शासन कर रहे हैं। तो कैसे एक भारतीय ने कितने हजार रुपया दिया दान, सब बताएंगे हम आपको। इन भिकमंगों को भोजन, शयन और सर की छत देने। अब सुनिए साहब भिकमंगों की समस्या के लिए। द किंग, पेज 310, the king by the advice of his privy council and of his judges commands that all laws and statutes now in force for the punishment of rogues and vagabonds be duly put in execution। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, लॉ मेकर्स, पता नहीं कौन कौन एडवाइस दे रहे हैं, फिर राजाज्ञा पास हो रही है कि भिकमंगे, वेगा बाउंड, आवारा घूमने वाले रोग बदमाशों को, पर जितने कानून पास किए गए हैं उनको एक्सिक्यूट किया जाए। ए भैया, तुम लोग तो बता रहे हो सोने की चिड़िया भारत को ही सब लूट लाट के ले गए। इतना भारी भारत, इतना बड़ा इंग्लैंड, उस सोना सबका हुआ क्या? अभी भी भारत में हम देख रहे हैं रोज विज्ञापन जो निकल रहा है, अग्रवाल ज्वेलर्स, डीपी ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, पता नहीं कौन कौन ज्वेलर्स, इतना भारी भारी आधा आधा किलो, एक एक किलो सोने का गहना पहनी हुई विज्ञापन में लड़कियां हैं। और नकली गहना एक एक किलो पहनी हुई हमारे सारे सीरियल्स में स्त्रियां हैं। इंग्लैंड में तो नहीं। सोना गया था क्या, कितना गया, कहाँ गया, कैसे गया, इसका हिसाब किताब है कि ये सब मन गढ़ंत मिथ हैं। इस पर भी हम आएंगे जब आगे आएगा ये ट्रेन ऑफ इंडिया वाला, जब आएगा यूरोप में बताने के लिए, तब इन विषयों को हम लेते। अब कह रहा है साहब, द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ पुअर लॉज, उनके यहाँ बाकायदा है गरीबों के लिए कानून है। तो हम लोग जब सुनेंगे गरीबों के लिए कानून है, भिक्षुकों के लिए कानून है, तो मानेंगे साहब इनकी भलाई वलाई के लिए कानून होगा। इनको भोजन कैसे दो, वस्त्र कैसे दो, शिक्षा की व्यवस्था कैसे दो, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे दो। नहीं भैया, यहाँ कानून है कितना कोड़ा मारो, 40 मारो, 80 मारे, 100 मारो, कपड़े के ऊपर मारो, कपड़ा उतार के मारो, गाल को दागो, हाथ पांव तोड़ो, उल्टा लटका दो, हड्डी तोड़ दो, ये सब है पुअर लॉस। इसका हल्का सा वर्णन मैंने चौथे भाषण में अपने दिया था, जब विलियम ड्रेपर की किताब से और ब्रिक्स एंड जॉर्डन से थोड़ा सा कोटेशन दिया था। 1536 में एक एक्ट पास हुआ था पुअर लॉस का। The able-bodied were to be kept to constant labor। जो मजबूत हट्टा कट्टा है उससे, भाषा कैसी है, उससे नियमित काम लिया जाएगा। तो भाई हट्टा कट्टा तो काम ही करेगा नहीं, इसके लिए कानून पास किया गया है। कौन काम लेगा? राजा काम लेगा। राजा, राज्य, किंग, पार्लियामेंट, स्टेट अपरेटस, उनसे काम लेगा। क्यों? क्योंकि वो काम करता नहीं है, वो भीख मांगता है।
और उसको पकड़ पकड़ के काम लिया जाएगा, और काम करने के बाद फिर भाग जाएगा तो उसको कोड़ों से पीटा जाएगा। तो इनको जहां बंद करके रखते हैं, भागे नहीं, लगातार काम करे, और इसी से इनके लेबर लॉज आए, पर भी आएंगे अब पूरा। इसीलिए मैंने कहा इसको आराम से पढ़ाएं। ये एक ऐसा तिलस्म दुनिया है जिसको देखो तो भी समझ में नहीं आता है। मैं परसों नरसों महाकाल लोग देख रही थी, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे, सब तिलस्म सा लग रहा था, माया। तो वो तो आनंद दे रहा था, आह्लाद दे रहा था। इसको तो पढ़ना ही भयंकर, फिर आपके चैनल के लिए दोबारा पढ़ना, निशान लगाना, तिबारा पढ़ के सुनाना, ये भयंकर तिलस्म, इसलिए इसको बताना पड़ेगा। अब देखिए, भीख कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, किसको दिया जाए, इस पर भी कानून। आर्म्स गिविंग बियॉन्ड द टाउन और पेरिस वॉज प्रोहिबिटेड ऑन फोर्टिफिचर ऑफ 10 times द अमाउंट गिवन। अगर आपने नगर के बाहर या पेरिस जो भी उनका होगा उसके बाहर अगर आपने भिक्षा विक्षा दे दिया, दानवान दे दिया, तो उसका 10 गुना आपसे वसूल लिया जाएगा। A sturdy beggar was to be whipped the first time he was detected in begging. अगर हत्था खट्टा भिखमंगा पकड़ा गया तो पहली बार उसको चाबुक से मारा जाए। ये भाई, हम लोग तो 1 करोड़ साधुओं को रोज भोजन कराते, और भिक्षा वृत्ति हमारे यहाँ तो महान वृत्ति। अब हम भिक्षा, ये भिक्षा और इस भिक्षा का क्या कोई तुलना है? ये तुलना वैसे ही जैसे ये मेरे हाथ में पिन और हाथी की तुलना, नाम दोनों का भिक्षा है। इसको भी हाथी कह दिया जाए, वो भी हाथी, और दोनों हाथी की तुलना की जाए। पहली बार एक हट्टा खट्टा मतलब नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति भिक्षा मांगते हुए, भीख मांगते हुए पकड़ा जाए तो उसकी कोड़े से पिटाई होगी। टू हैव हिज राइट ईयर क्रॉप, दाहिना कान काट देंगे। फॉर द सेकेंड ऑफेंस, दोबारा अगर पकड़ा गया वही आदमी जिसकी चाबुक से पिटाई हुई थी, पिटने के बाद भी भीख मांगा तो दाहिना कान काट देंगे। एंड इफ अगेन गिल्टी ऑफ बेगिंग वाज टू बी इंडिकेटेड फॉर वॉन्डरिंग, लॉइटरिंग एंड आइडलनेस, आलस पे पड़ा हुआ है, भीख मांग के खा रहा है। एंड इफ कन्विक्टेड, पकड़ लिया गया, उस पर जो भी जांच पड़ताल हुआ, टू सफर एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ, तो उसको मृत्यु दंड। ये है विक्टोरियन लॉज, विक्टोरियन कानून, कानून का राज्य, कानून का शासन, न्याय की देवी अंधी। पहली बार कोई भूखा आदमी खाना मांग रहा है, कोड़े से मारो, दोबारा पकड़ा गया, कान काट दो, तिबारा मिला गर्दन। और गर्दन काटने के जो तरीके हैं वो एक हमने बताया था, टेम्स नदी पर वो जो खोपड़ियां लटक रही हैं, सूख रही हैं, उनसे जब हवा गुजर रही है तो जो आवाजें आ रही हैं, एक मैंने वर्णन अभी पढ़ा, दिखाऊंगी किस दिन। वो आता है कोई यूरोपियन, वो भारत में भी वही वर्णन कर रहा है जो टेम्स नदी का। क्यों? उसका कोई वास्तविक चीज से लेना ही देना नहीं ना है। और यूरोपियन ट्रेवलर्स के वर्णन से हमारे सुप्रीम कोर्ट वाले गाइड होते, जो गाइड होते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये डिटेलिंग पता ही नहीं है। इंग्लैंड क्या है, फ्रांस क्या है, वहां के क्रिमिनल लॉस क्या है, भारत में ऐसा कोई सीन है ही नहीं। नहीं तो भारतीय कहानी में, किस्से में, कविता में, मुहावरे में कहीं तो वर्णन मिलेगा। हमारे मंदिरों पर महलों में जो ये शिला नहीं क्या कहेंगे, वॉल म्यूरल्स हैं, दीवालों पर भित्ति जो इतने चित्र हैं और भित्ति शिल्प है, उसमें कहीं तो वर्णन मिलेगा, कहीं नहीं है। लेकिन वो अपने मन से लिख देगा और यहाँ प्रमाण पढ़ के हमारे मूर्ख लोग सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इस विस्तार से इन चीजों की जानकारी नहीं। अब कह रहा है, द सीवियरिटी ऑफ दिस एक्ट prevented its execution and it was repealed in 1547। इसका फिर विस्तार से है, सब छोड़ दे रहे हैं। फिर
फिर कानून आता है, फिर रिपील होता है, कानून आता है, रिपील होता है। अब जो फाइनल है, फॉर द फर्स्ट ऑफेंस बी ग्रीवियसली विप, खूब गंभीरता से कोड़ों से पिटाई हो जब तक कि खून से लहू लहान ना हो जाओ। इसके बड़े डिटेल हैं। और केवल बेगर इनके यहाँ नहीं कोड़े से पीटा जाता, सैनिक भी कोड़े से पीटा जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या भारत के किसी सिपाही की कोड़े से पिटाई? जो नाविक है, जो नाव पर इसको पकड़ वकड़ के लाते थे, वो सारी कहानी बताएंगे हम आपको। उन नाविकों की भी कोड़े से इसी तरह पिटाई होती है, और ये सब पिट पिट के लहू लुहान हो के मनुष्य रह जाते हैं, जानवर रह जाते हैं कि पत्थर हो जाते। अब लिख रहा है आगे पेज 311 पर, and burned through the gristle of the right ear with the hot iron of the compass of an inch about, 1 इंच मोटे लोहे के कंपास से दागा जाएगा लाल करके। कौन? ब्रेड की चोरी करने वाला व्यक्ति, भोजन नहीं दिया जाएगा। फिर इनकी एक रानी हुई है एलिजाबेथ, उसको भी हमारे टीवी पर महारानी एलिजाबेथ कहेंगे। उसने 1598 में कानून पास किया। क्या किया? हम पढ़ रहे हैं, ओपनली वेप्ट, देह नंगा करके उसकी कोड़े से पिटाई होगी। आप लोग देखते होंगे भारतीय फिल्मों में, जो बॉलीवुड फिल्में हैं, इसमें कोड़े की पिटाई का बड़ा दृश्य होता था, लंबा लंबा कोड़ा। सीता और गीता, राम और श्याम, और भी कई फिल्म है जिसमें कोड़े, खानदान फिल्म में भी कोड़े से पिटाई का दृश्य है। मेरे को बड़ा लगता था कि इतना मैंने रामायण, पुराण, महाभारत, रामायण सब पढ़ा, कहीं कोड़ा नहीं पढ़ा। कोड़ा भारतीय कोई पनिशमेंट का विधान है, ये कोड़ा यूरोप का विधान है, ये कोड़ा कुरान का विधान है, ये कोड़ा शायद बाइबल और कुरान का विधान है, वहां का विधान है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का विधान है। भारत से इसका कोई लेना देना नहीं। तो एलिजाबेथ 1598 16वीं शताब्दी में विधान करती है, ओपनली विप्ड अंटिल हिज बॉडी शुड बी ब्लडी, तब तक मारो जब खून से लाल ना हो जाए। एंड फोर्थविथ सेंट फ्रॉम पेरिस टू पेरिस। बहुत लंबा कहानी ये, छोड़ दे रही हूँ। फिर कहा है, इसको भी छोड़ दे रही हूँ, इसको जल्दी से खत्म कर रही हूँ, 5 बज रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ किताब खत्म कर। इनके यहाँ ये जो भिक्षुक लोग हैं, इनको जिस इलाके में सेट कर देंगे, उस इलाके में इनकी कितना भी भयंकर अत्याचार हो, औरत पर, आदमी पर, बच्चे पर, वो उसको छोड़ के भाग नहीं सकता है। भाग जाएगा, पकड़ के लाके रख दिया जाएगा। बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर का अगर पता चल जाए तो राज्य और पुलिस बंधुआ मजदूर को मार मार के ला के मालिक के यहाँ नहीं भर्ती करेगी, मालिक पर जुर्माना और माना लगा के, केस पेस लगा के जेल में भर्ती कर। यहाँ तो बंधुआ को राज्य और पुलिस मार मार के लाके भर्ती कर देगा, और अगर कोई दया करके भगा देगा तो उसको भी पनिशमेंट होगा। तो ये बंधुआ मजदूर और वो बंधुआ मजदूर वैसे ही है जैसे ये पिन और हाथी। 1860 रिपोर्ट ऑफ द पुअर लॉ बोर्ड 1860। अभी कहानी कहाँ की चल रही थी? 1500, 1598, 1593। नहीं भैया, 19th सेंचुरी में भी द रिपोर्ट ऑफ द पुअर लॉ बोर्ड, पेज 316, 1860। द इनएफिशिएंसी ऑफ द पुअर लॉ टू मीट द वांट्स ऑफ द डेस्टिट्यूट इन टाइम्स ऑफ ग्रेट एंड प्रिवेलिंग डिस्ट्रेस। अगर एक लाइन कोई पढ़े तो बोलेगा, भाई लगता है इंग्लैंड में कोई कारण से भिखमंगे हो गए थे, उनकी तकलीफ के निवारण के लिए पुअर लॉ ना। मारा कूटी, इतना भयंकर मारा कूटी, कान काटना, हत्या कर देना, दागने के बाद भी 1860 तक लंदन में, इंग्लैंड में ये आवारा भिखमंगे लोग घूम रहे हैं।
इस 1757 से जो सोना जा रहा था बंगाल से, जो सोना जा रहा था मद्रास से, 1860 में तो रानी साहिबा खुदे आ गई हैं। इस सोना सबका हुआ क्या? इतना सा इंग्लैंड है, इतने से लोग हैं, और इंग्लैंड में कम से कम लंदन को तो राजमहल की तरह रखा होता। लंदन की गंदगी का भी वर्णन हम आपको इस पुस्तक से बताएंगे, और आप लोग गूगल में सर्च करेंगे बहुत मिलेगा। It is an admitted and notorious fact that after a fourth night's frost, the police courts were besieged by thousands who professed to be stunned. 1860 का इंग्लैंड, फ्रॉस्ट का मतलब पाला मारना। 15 दिन का जब पाला मारा गया तो पुलिस कोर्ट में हजारों लोग मिले, जो कि स्टार्विंग मतलब भूख से बेहाल टाइप चीज नहीं है, जिन्होंने शायद महीनों से नहीं खाया, जो कंकाल के माफिक रहे होंगे। इसका वर्णन इस किताब में नहीं है, अन्य पुस्तकों में। तो साहब इसके बाद तो उनको भोजन मिलना चाहिए ना, भोजन नहीं। 1860 19th सेंचुरी, विक्टोरियन एरा, पुरानी का, वो कहते हैं जी कोई कोरोनेशन हुआ था, उस रानी के कोरोनेशन का साल है ये 1860। नहीं, कोरोनेशन शायद 1870 में किया था, जब जर्मनी बन गया है, कैसर आ गया है तब। तो इट इज एन एडमिटेड एंड नोटोरियस फैक्ट, ये टाइम्स अखबार या मैगजीन जो है उसके 11 फरवरी 1861 के अंक में छपा हुआ खबर है। इट इज एन एडमिटेड एंड नोटोरियस फैक्ट that after a fortnight's frost, the police courts were besieged by thousands who professed to be starving. हमारे यहाँ तो अन्न क्षेत्र का अन्न क्षेत्र खुल जाता, 15 दिन की जरूरतें नहीं है, घर घर भोजन होता। और कैसा भोजन? गर्मा गर्म खिचड़ी या हलवा या चना या पूरी या रोटी, सूप किचन नहीं होता। The police stood aside while beggars purged the thoroughfares. जो सड़कें हैं उन पर भिखमंगों का कब्जा हो गया है। We had thought that the race of sturdy vagrants and valiant beggars was extinct, or at least that they dared no longer show themselves. But here they were in open day like wretches which are said to emerge out of darkness on the day of the refuge. कह रहे हैं हमने तो मान लिया था कि ये सब झमेला खत्म हो गया, लेकिन अचानक इनमें इतना दुस्साहस और हिम्मत है कि ये तो प्रकट हो गए, ऐसे जैसे काली काली खोहों से। इनके खो, कंदरा, गुफा, अपने लोग का कोई भी डंजियन जो शब्द है, इसका विस्तार से कहीं अगर मुझे मिल गया कोई पिक्चर तो आप लोगों को दिखाऊंगी, या रविशंकर जी दिखाएं डंजियन क्या होता है। ये अपने लोग का कंदरा, खो, गुफा नहीं होता है जिसमें जाकर मोदी जी भी बैठ के तपस्या करने लगते, तो बड़ी भयंकर सी चीज होती है। फिर 5-7 मिनट मैं और लेंगी। Mendicancy has always increased to an alarming extent. भयंकर रूप से बढ़ गया है। There is no doubt that the calamities of war reduce many respectable persons to want. क्या भयंकर है कि जब लड़ाई हो जाती है तो जो ढंग के लोग हैं, रेस्पेक्टेबल मतलब खाते पीते घर के लोग हैं, इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। ये कैसी लड़ाइयां हैं भाई, जहाँ रेस्पेक्टेबल गृहस्थ खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। अभी पहली लड़ाई दूसरी लड़ाई नहीं शुरू हुई है, अभी ये 19वीं शताब्दी चल रही है। 1860 की लड़ाइयों में संख्या कम हो जाती है, बट एट द सेम टाइम the circumstances which attend a period of commotion and trouble always afford opportunities to impose tax. लेकिन जो chaos मचता है भाई, 1962 की लड़ाई नेहरू के कारण भारत के इतिहास की सबसे शर्मनाक लड़ाई थी। सेना की दृष्टि से नहीं, राज्यकर्ता की दृष्टि से
तब भी देश में तो कोई केओस नहीं मचा। 65 की लड़ाई में बॉर्डर पर केओस नहीं मचा, 71 की लड़ाई में बंगाल में केओस नहीं मचा, और तुम कहते हो हम दुनिया में राज कर रहे हैं। और ये तुम्हारे यहाँ 1860 की लड़ाई में गृहस्थ रेस्पेक्टेबल लोग मर जा रहे हैं, और कमोशन एंड ट्रबल इस तरह बढ़ जा रहा है कि भिखमंगे सड़क पर कब्जा कर ले रहे हैं। 1816, the year after the Battle of Waterloo, नेपोलियन वाला वाटरलू, the large towns were so infested by beggars of every description that it was deemed necessary to appoint a select committee of the House of Commons. 1816 में वाटरलू की लड़ाई कहाँ हो रही है? इंग्लैंड की सड़कों पर भिखमंगे इस हालत में बढ़ गए हैं कि उनकी लोकसभा को, हाउस ऑफ कॉमन्स को एक कमेटी बनानी पड़ी है इसको सुलझाने के लिए। अब ये सब हम छोड़ते छाड़ते जा रहे हैं, केवल हेडिंग पढ़ दे रहे हैं। स्ट्रीट बेगर्स इन 1816, मेडिकेंट पेंशनर्स बेगिंग लेटर्स रिटन इन 1860, मेडिसिटी सोसाइटी, बहुत सारे आंकड़े हैं, सब छोड़ दे रही हूँ और आज इस पुस्तक को मैं समापन कर दे रही हूँ। 5 बज रहा है। अगले में मैं ये पुस्तक लूंगी, इसका 2-1 लाइन आप लोगों को पढ़ के सुना दूं। ये पुस्तक बात करती है उन भिखमंगों की, उन लोफरों की, उन डेस्टिट्यूट्स की, उन तवायफों की, वेश्याओं की जो भारत भाग कर आ जा, सारी जगह जा रहे हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सब जगह जा रहे हैं। ये किताब भारत का है, भाग कर भारत आ जा रहे हैं। और इनके आने से यहाँ पर बैठी हुई गोरी सरकार, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं, गवर्नर जनरल की नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को देखने वाले गवर्नर को इतिहासज्ञ भारत का गवर्नर पता। ऐसे लल्लुओं को धिक्कार भी कहना, धिक्कार का बेचारे का अपमान कर देना है। वायसराय, क्वीन विक्टोरिया का, किंग जॉर्ज का जो रिप्रेजेंटेटिव है वायसराय, वो लजा रहा है, उसको उपाय नहीं सूझ रहा है, इनको किस तरह छिपाएं। इस पुस्तक का लेखक कह रहा है कि मुझे इनके बारे में इतना अधिक डॉक्यूमेंट मिला नेशनल आर्काइव दिल्ली में कि मैं हैरान रह गया कि इतने डॉक्यूमेंट्स के होने के बाद भी इस विषय पर रिसर्च क्यों नहीं हुआ, इस विषय का प्रचार क्यों नहीं हुआ, मार्क्सिस्टों ने भी क्यों नहीं किया। तो ये यूरोप के बारे में तो जो भी पढ़ो, आंख फैली की फैली रह जाएगी, इस पर आंख फैली रह गई, इस पर भी फैली रह जाएगी, इस पर भी, इस पर भी। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे एक भाषण, उसमें तो मुझे लगता है 2 भाषण लगे। नमस्कार।